हाय गाइस, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा न्यूमेरिकल्स भी एक साइड से चल रहा है, तो हम न्यूमेरिकल्स भी एक साइड से करते जा रहे हैं और हम किसी से पीछे ना रह जाएं, इसीलिए हम एक नया लेसन भी स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक। और ज़्यादातर ये लेसन को ये भी स्टार्ट नहीं किया है थर्मोडायनेमिक, क्योंकि जो दूसरे लोग बोलते हैं इसको हार्ड बोलते हैं, बट दोस्तों मैं इसको हार्ड नहीं बोलता। हार्ड वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता है, अगर आपको पता है तो बता दो, क्योंकि इस हार्ड को भी हम सिंपल करके देंगे। आपको पता चल जाएगा कि थर्मोडायनेमिक हार्ड था कि लास्ट में खत्म होते होते सिंपल। हाँ, बट इसके लिए आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये जितना जो मैं करवाते जाऊं उसको बाय हार्ट करते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ, तो कुछ चीज़ हार्ड नहीं रहेगा दोस्तों। एकदम सिंपल, जितना मैं करवाते जा रहा हूँ प्लीज़ उतना करते जाओ, क्योंकि अब मेरा सेकंड लेसन स्टार्ट हो गया, मतलब आपका भी सेकंड लेसन होना चाहिए। मेरे साथ ही खत्म करते जाओ दोस्तों। खत्म करोगे तो ही मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो अगर एक साथ आप छोड़ते जाओगे और बाद में बहुत सारी चीज़ें बच जाएगी और कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जैसे लेसन का नाम आपने देख ही लिया और मैंने बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अपना थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है। इस लिखने के अलावा, क्योंकि ये सब ज़्यादातर जो बुक्स के टर्म्स है वैसे लिखना पड़ता है, अगर नहीं वो लिखेंगे तो बहुत सारे चीज़ों में मार्क्स नहीं दिया जाता। बोर्ड में मिलता है दोस्तों, टेंशन मतलब, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक का मतलब समझते हैं। थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स क्या दोस्तों होता है? हीट होता है। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट होता है। और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? डायनेमिक मीन्स क्या होता है? मोशन होता है। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, आपको कैसे पता चले कि डेली रूटीन में, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं दोस्तों, याद रखना मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक की बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा उसको अलग रख के सोचो। ओके, अब मैं फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक की तरह सोचा करो। यही दिमाग में रखो कि आप फिजिक्स की दुनिया में हो, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने ये पढ़ा होगा। ओके, तो थर्मोडायनेमिक, जैसे कि अगर कोई कार चलती है, कोई कार चल रही है, तो इंजन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और इंजन गर्म होता है तो हम वहाँ वर्क होता है, हीट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। और हीट जनरेट होने के कारण क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज करते होंगे उनको पता है, और जो बस खाते होंगे उनको भी पता होगा, क्योंकि एनर्जी तो जनरेट होता ही है दोस्तों। तो जब कोई एक्सरसाइज करता है उस टाइम बॉडी क्या हो जाती है? तो वार्म हो जाती है। बॉडी वार्म हो जाता है मतलब कि बॉडी में हीट जनरेट हो जाता है, और हीट जनरेट हो रहा है मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके दोस्तों, याद होगा ये चीज कि हमारी बॉडी जब भी एनर्जी जनरेट कर रही है, हीट जनरेट कर रही है, इसका मतलब हीट जनरेट कर रही है तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? वर्क कर रही है दोस्तों। ओके, तो इसका एक दूसरे से रिलेशन है। जब हमारे बॉडी में एनर्जी होगा तो ही हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होगा तभी क्या होने वाला है? वर्क होने वाला है दोस्तों। तो ये चीजें मैंने बता दी, और यही होता है हमारा थर्मोडायनामिक। थर्मो, हीट होगा तो ही मोशन जनरेट होगा, मोशन होगा मतलब तभी क्या होगा? वर्क होगा। मोशन मतलब भी क्या होता है? वर्क होता है ना। जब बॉडी एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करता है, जब बॉडी एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करता है तभी तो वर्क होता है। अगर एक ही जगह, अगर बॉडी उसी जगह पे रेस्ट पोजीशन पे, तो वर्क हम उसको नहीं मानते, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं मानते। तो थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स मोशन। और मोशन किसके कारण हो रहा है? हीट के कारण हो रहा है। और मोशन हो रहा है मतलब वर्क हो रहा है। तो दोस्तों समझ में आया, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स क्या होता है? मोशन। और यही मोशन के कारण क्या, कोई बॉडी क्या करता है? वर्क करता है। तो समझ में आ गया। फिजिक्स में मैंने इसका रिलेशन बता दिया। फिजिक्स में रिलेशन कैसा होता है कि कोई बॉडी अगर हीट जनरेट कर रहा है, हीट जनरेट करने के कारण वहाँ क्या होता है? वर्क होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। विदाउट हीट, विदाउट, अगर जो मान लो कोई खाना नहीं खा रहा है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खा रहा है, तो उसकी बॉडी हीट जनरेट कर पाएगी? उसके अंदर एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी नहीं होगा तो बताओ भाई वर्क कैसे करेगा? कैसे वो डिस्प्लेस होगा? तो थर्मोडायनेमिक का ये मैंने रिलेशन आपके फिजिक्स की जो डेली रूटीन है उससे रिलेट करके मैंने बता दिया। अब थर्मोडायनेमिक जो आपके बुक में, जो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सही बात है, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही होगा। और ये किससे रिलेट करेगा? हीट और टेम्परेचर। ये मैंने बताया, थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट होता है। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट होता है। तो थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other form of energy. Thermodynamic is a branch of physics that deal with the heat and temperature. क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। थर्मो मीन्स हीट होता है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो उसी फिजिक्स की बात करूंगा। तो थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द
किसके साथ डील कर रहा है, मेरे साथ लिखते जाओ, मेरे साथ कमेंट में लिखोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में और आपको मेरे साथ याद भी हो जाएगा। थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द, किससे डील करेगा, डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो डिफरेंट फॉर्म में, जो एनर्जी जो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है वो भी हमारा क्या होता है, थर्मोडायनामिक। तो एक बार और, थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और किसके साथ डील करता है, किसके साथ डील करता है, फिर से देखो, फिजिक्स दैट डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में चेंज होता है, पता है ना आपको, ये इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। और आगे इंटर कन्वर्जन, एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है, आपको पता है एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड, वो बस खत्म नहीं कर सकते, बस हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का वर्ड क्या होता है, थर्मल मतलब तो आपको पता चल गया दोस्तों, थर्मल मतलब क्या था, हीट। इक्विलिब्रियम मतलब हम समझ के चले इक्वल, थर्मल मतलब हीट, इक्विलिब्रियम का मतलब हम यहाँ खुद के समझने के लिए ऐसा समझ के चलते हैं, इक्वल होता है दोस्तों। एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या होता है। हीट इज अ समथिंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस एट अ हायर टेम्परेचर टू दैट एट अ लोअर टेम्परेचर। मेरे ख्याल से अगर जो समझदार होंगे, थोड़ा बहुत, नहीं समझदार तो सब है, हम भी समझदार है, आप भी समझदार, कुछ तो कुछ समझ में आता ही है ना। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर छोटे में नहीं, अब तो बड़े हो जाओगे तो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हो। जब छोटे में होंगे तो आप, अगर घर में किसी को बुखार हो जाता है तो आपकी मम्मी या मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि भाई उसके बाजू मत सो जा, नहीं तो तुझे बुखार हो जाएगा। बोलती थी, किसकी मम्मी बोलती है या बोलती थी, आरो से पूछना, आरो आपकी मम्मी बोलती है कि उसके बाजू मत सो नहीं तो बुखार हो जाएगा, बोलती है, जोर से बोलो। ओके, तो आपने ऐसा सुना होगा कि मतलब मैंने भी सुना है भाई, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मम्मी को समझाता हूँ बात, इसके कारण ऐसा होता है। बट मम्मी ना चाहते, मतलब मम्मी अगर उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा फिर भी वो फिजिक्स के टर्म में नहीं बता रही है, वो अपने एक्सपीरियंस के टर्म में बता रही है। बट सच्चाई उसके पीछे है कि सच में अगर किसी बंदे को बुखार है, अगर हम उसके बाजू में सोते हैं तो हमें बुखार हो सकता है। मतलब क्या है कि बुखार हो सकता है, मतलब क्या होता है कि बॉडी हाइट, अगर हाई टेम्परेचर के बाजू में सोते हैं, हाई टेम्परेचर बॉडी के बाजू में सोते हैं तो उसमें से हीट लो बॉडी टेम्परेचर के पास क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मम्मी लोगों ने सही बोला था, जाके मम्मी लोगों को थैंक यू बोलना कि मम्मी ने आपको छोटे में ही फिजिक्स समझा दिया था। दोस्तों मैं तो बस एक छोटा सा टर्म्स बता रहा हूँ, मम्मी ने मेरे से पहले फिजिक्स बता दिया था, तो अपनी मम्मी को थैंक्स बोलना कि ऑलरेडी मम्मी ने छोटे में फिजिक्स समझाया था कि अगर किसी का टेम्परेचर हाई है, अगर उसके बाजू हम सोते हैं तो ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हायर टू लोअर। ओके, हायर टू लोअर हीट ट्रांसफर होता है, जहाँ ज़्यादा होगा वो किसकी तरफ बढ़ने लगता है, अगर बाजू में कोई लोअर सो जाए तो हीट क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। और तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सब्सटेंस at a higher temperature to that substance at a lower temperature. Heat transfer from a higher temperature to a lower temperature. Heat transfer from a body जिसका टेम्परेचर क्या है, हाइयर है, और वो कहाँ तक ट्रांसफर होगा, टू अ बॉडी उसको क्या है, लोअर टेम्परेचर, इसका क्या है, लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया दोस्तों? मुझे ये बताना था, कहने का मतलब ये बताना था कि जिस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और उसके बाजू में अगर कोई ऐसा बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ट्रांसफर कैसे होगा, हाइयर टू लोअर। ओके, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। समझ में आ गया होगा दोस्तों हीट कैसे ट्रांसफर होता है, हाइयर टू लोअर। ओके, तो हीट इज समथिंग दैट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम अ सब्सटेंस एट अ हाइयर टेम्परेचर टू दैट एट अ लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गया? और जब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। बार बार बता रहा हूं, और यही याद कर लो, बॉडी कहां से कहां ट्रांसफर होगा, हाइयर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, और दोनों ट्रांसफर तब तक होंगे जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। जब सेम हो गया, और उसी कंडीशन को जब सेम हो गया तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, जैसे ही दोनों सेम होंगे तो हम बोलेंगे ये दोनों, ये प्रोसेस मैंने फिजिक्स में पढ़ा था,
मम्मी को बता देना, जब दोनों जन को बुखार हो गया तो बोल दे अरे मम्मी ये फिजिक्स में आप सही बोल रही थी, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों हम आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी बहुत सही है, एकदम सही है। कैसे? जैसे मैं पहले नहीं, चलो पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है पढ़ते ही बहुत लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि देखो फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स मतलब जो अगर फिजिक्स को आप डेली रूटीन में जो जो चीज़ें हो रही उसको कोरिलेट करके करोगे ना, तो आपके लिए फिजिक्स सिंपल हो जाता है, फिजिक्स प्यारा हो जाता है, पी मतलब प्यार। बट अगर फिजिक्स को समझोगे नहीं तो पी मतलब पछतावा भी होता है और समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसीलिए प्यार से समझो। ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक होता क्या है दोस्तों? थर्मोडायनामिक मतलब पता चल गया, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब मोशन, और दोनों मिला के वर्क होता है। क्या होता है? वर्क। अगर ये दोनों होगा तभी वर्क होगा, इसीलिए ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स के टर्म में हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इफ टू सिस्टम आर ईच इन if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other। क्या है? नहीं समझ में आया, समझा दो, टेंशन मतलब। एक बार और पढ़ता हूँ, if two systems are each in thermal equilibrium with third system, they are also in thermal equilibrium with each other। नहीं समझ में आया? आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दिया है, इससे समझा दो, बहुत अच्छा दिया है। ओके, if A and C, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से एकदम फोकस लगा के, if A and C are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट कहाँ होगा? हाइयर टू लोअर ट्रांसफर होके दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ध्यान देना, इफ A and C are in thermal equilibrium, if A and C are in thermal equilibrium and B and A, okay, B and A are in thermal equilibrium, then B and C automatically in thermal equilibrium। कहने का मतलब समझा? अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर इसका टेम्परेचर कम है, सॉरी इसका ज्यादा है इसका कम है, तो दोनों ट्रांसफर होकर दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और B कनेक्टेड है A के साथ, B किसके साथ कनेक्टेड है? A के साथ, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को टेम्परेचर, इसका भी अगर टेम्परेचर ज्यादा है और इसका क्या है? कम है, तो ये किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा? इसकी तरफ हीट ट्रांसफर करेगा। और ऐसे करके ये तीनों का टेम्परेचर दोस्तों क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। इनडायरेक्टली देखा जाए तो B और C भी दोनों क्या हो गए? बैलेंस, क्योंकि A के साथ कौन कनेक्टेड? C, और यही A किसके साथ कनेक्टेड? B के साथ कनेक्टेड है। आप इसको कैसे लिखोगे? इफ A and C are in thermal equilibrium and B and A are also in thermal equilibrium, then system B and C automatically in thermal equilibrium। अपने आप हो जाए, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि A C दोनों ने एक दूसरे को थर्मल मतलब एक दूसरे को बैलेंस किया, दोनों के टेम्परेचर को बैलेंस किया, और A और B ने भी एक दूसरे को, क्योंकि ये तब तक बैलेंस करेगा जब तक ये दोनों सेम ना हो जाएगा, और जितना ये रहेगा फिर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो तीनों का टेम्परेचर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा दोस्तों। सही बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इससे कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, तो ये अगर यहाँ ज्यादा होगा तो ज्यादा से इसके साथ टेम्परेचर जाएगा, और यहाँ कम होगा तो फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे करके ये तीनों तब तक ट्रांसफर करते रहेंगे जब तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसीलिए अगर दो सिस्टम भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है और वही दूसरा सिस्टम तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ऑलरेडी तीनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके दोस्तों, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है और वो दोनों सिस्टम में से एक कोई भी थर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो थर्ड ऑलरेडी क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब वो भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, और तीनों का टेम्परेचर कैसे हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इफ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ किसके साथ? विथ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? विद द थर्ड सिस्टम के साथ, देन थर्ड सिस्टम भी क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आना चाहिए दोस्तों, मस्त एकदम मस्ती से समझो, कोई टेंशन नहीं, फिजिक्स कुछ हार्ड नहीं। और यहाँ मैंने बताया इसको कैसे लिखना है। अब आते हैं दोस्तों हम इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीजें नहीं, बेसिक नहीं, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, तो आपके टेक्स्ट बुक में इतना नहीं है, पर आप अच्छे से अगर याद कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। अगर चाहिए तो आप रट्टा मार लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, पर मैं नहीं चाहता, मेरे दिल को खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, इसलिए खुद ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा।
दोस्तों एनर्जी आपको पता ही है, एनर्जी के कारण ही वर्क होता है। ओके, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे बहुत सारे फॉर्म आपको एनर्जी के पता है। मैकेनिकल एनर्जी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिर इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसी सबको हम कंबाइन करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी, हाँ दोस्तों मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास पता है आपको लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बोर्ड बहुत छोटा है और इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं बहुत सारी चीजें लिख नहीं पाता हूँ। तो वो चीजें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो जो चीजें डायरेक्ट बता रहा हूँ उन चीजों को आपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता था बस ये पढ़ा के बता सकता था, तो मैं आपके लिए कर रहा था, तो आपको लिखना चाहिए। ओके दोस्तों, तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड एक माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक में जैसे कौन सा पार्ट आता है दोस्तों, याद रखो टोटल एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या रहता है दोस्तों, कोई भी सिस्टम जो अपने अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए आउटर सोर्स पे डिपेंड रहे, मतलब रेफरेंस आउटर पार्ट हो, रेफरेंस क्या हो, आउटर पार्ट हो, वैसे को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वैसे को हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, वैसे चीजों को जहां ऐसी एनर्जी जनरेट होता है उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। समझ में आया दोस्तों मैंने क्या बोला, मेरे बाल में मत जाओ क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कोई भी एनर्जी जो ऐसा कोई भी सिस्टम जो अपने अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए आउटर सोर्स पे डिपेंड रहे, मतलब रेफरेंस उसका आउटर पार्ट हो, और ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। ऐसे जो एनर्जी जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। ओके दोस्तों, तो मैक्रो एंड माइक्रो। अब माइक्रो मतलब बताता हूं, माइक्रो मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कुछ मोशन के कारण, अंदर के मोशन के कारण वो ऑलरेडी अपने अंदर क्या जनरेट कर लेते हैं, एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, और वही एनर्जी हमारे लिए होता है इंटरनल एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक मैक्रो के बारे में बताया। मैक्रो मतलब कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए आउटर सोर्स, मतलब बाहर चीजों पे डिपेंड रहे, अपने अंदर खुद के अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए। और माइक्रोस्कोपिक में जैसे मॉलिक्यूल्स की बात कर ले रहा हूं, मॉलिक्यूल्स के अंदर दोस्तों देखो बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके, फिर इस ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशनल हो गया, फिर ऑसिलेशन भी करते हैं, ऑसिलेट भी करते हैं, ऑसिलेट करने के बाद फिर से बाइंडिंग मोशन भी होता है। तो ये सब के कारण उनके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स बहुत सारे मोशन परफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेशन, ऑसिलेशन, ओके, रोटेशनल, फिर इसके बाद बाइंडिंग। दोस्तों ये सब लिख लो, ये सब मोशन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसलेशन मतलब सीधे सीधे जाते हैं, ओके, रेंड आपको पता है वो कैसा मोशन परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद रोटेशनल मोशन पता है आपको, रोटेशनल तो अपना लेसन हो चुका है तो मैं घूम के क्यों बताऊं। ओके, फिर ऑसिलेशन मतलब ऐसे वाइब्रेट होते हैं, ओके, वाइब्रेशन भी इसको बोलते हैं। ओके, फिर इसके बाद बाइंडिंग मतलब एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। तो ये सब मोशन के कारण ही जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मतलब वो एटम्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों मैंने क्या क्या बताया, पहले ध्यान से सुनो क्या बताया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी के बारे में बताया, फिर टोटल एनर्जी मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में मैंने ये बताया कि जो सिस्टम अपने अंदर एनर्जी जनरेट करने के लिए आउटर सोर्स पे डिपेंड है। चलो इसके बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्रो एनर्जी का एक एग्जांपल है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जनरेट करना है तो मुझे, अगर मैं फैन की बात करूँ, फैन के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट करना है तो मुझे फैन चालू करना पड़ेगा। ओके, देखो कैमरामैन खुश हो गया, फैन चालू करने की बात किया तो कैमरामैन बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो थोड़ा, जैसे आपको हाल तो देख रहे हो, अब कैमरामैन का भी मेरा जैसा हाल है उससे बुरा हाल है। ओके, तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से चालू किया आउटर सोर्स पे, उसके अंदर क्या जनरेट हुआ, काइनेटिक मोशन जनरेट हुआ। और मोशन जनरेट हुआ मतलब उसके अंदर क्या गया, काइनेटिक एनर्जी। और किसी ऑब्जेक्ट को मैं हाइट पे लेके चला गया तो उसके अंदर, और उसको जाके रख दिया तो एक हाइट मिल गया, हाइट मिलने के कारण वो इस पे बैठा हुआ है तो उसके अंदर क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसके अंदर आ गया, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी के अंदर। समझ में आया दोस्तों, किसी अगर बॉडी के अंदर हमें एनर्जी जनरेट करना है, पर वो एनर्जी जनरेट करने के लिए आउटर सोर्स पे डिपेंड है,
तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक का मैंने काइनेटिक एंड पोटेंशियल बता दिया, पर हमें रिलेशन यहाँ हमें बात करना है मैक्रो का नहीं, माइक्रो का। और माइक्रो मतलब ही इंटरनल, माइक्रो मतलब मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मोशन, बहुत सारे मोशंस होते हैं, और उसी मोशंस के कारण उनके अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो सब बालों पे मत जाना प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, ध्यान देना अब आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी associated with the random disordered motion of the molecules of a system. Internal energy is defined as energy associated with the random disordered motion of the molecules. जो मोशन मैंने बहुत सारे मोशन बता दिए, ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ओके, फिर वाइब्रेशन मतलब अब ऑसिलेशन भी वही हो गया। फिर इसके बाद क्या बाइंडिंग मोशन, बाइंडिंग भी होता है, बाइंड करके रखता है। तो ये सब के कारण ही क्या होता है उसके अंदर, इसी सब के कारण उसके अंदर क्या जनरेट होता है दोस्तों? एनर्जी जनरेट होता है। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद द, किसके अंदर? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन। तो डिफरेंट मोशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होता है, किसके अंदर दोस्तों? मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। उल्टा समझो दोस्तों, सिस्टम के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या जनरेट होता है? एनर्जी जनरेट हो रहा है। ये एनर्जी क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है, वही मेरे लिए क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। दोस्तों ध्यान से समझो। ओके, सिस्टम के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के को मोशन कैसे मिलता है? आपको मैंने बहुत सारे टाइप बताए, इसके कारण ट्रांसलेशन मोशन होता है। मोशन के बहुत सारे टाइप्स बताए, ट्रांसलेशन, ऑसिलेशन, रोटेशनल, ओके, बाइंडिंग मोशन भी होता है। ओके, तो दोस्तों ये सब के कारण ही उस मॉलिक्यूल्स को क्या मिलता है? एक मोशन मिलता है, और वही मोशन के कारण वहाँ क्या जनरेट हो रहा है? एक एनर्जी जनरेट होता है। और ये एनर्जी आपको पता है आउटर सोर्स नहीं होता, इंटरनल सोर्स ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। दोस्तों क्लियर कर चुका हूँ, बुक में बस इतना ही लिखा हुआ है। और हाँ, बुक में अब ये लिखा हुआ है कि डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ओके, सॉलिड और लिक्विड में कौन सा, मतलब कि कौन सा मोशन होता है, वो मोशन तो मैं यहाँ ये सब लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ दोस्तों। तो चलो मैं इसको लिखता हूँ, फिर मिल। तो दोस्तों अब ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ बोर मत होना, थोड़ा सा ही बचा हुआ, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा तुम्हें। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, बस थोड़ा सा करके। तो दोस्तों जैसे मैंने इंटरनल एनर्जी आपको बता दिया, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, किसका? मॉलिक्यूल्स का। और वो मॉलिक्यूल्स किसका होता है? सिस्टम का। और जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है, वही हमें क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इसलिए मैंने फिर से एक बार लिख दिया कि इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं, वो मैं डायरी के आपको बता दूंगा। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद, किसके? एसोसिएटेड विद किसका मोशन? रैंडम मोशन रहता है, रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। जो सिस्टम का मॉलिक्यूल्स होता है, उसका जो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ मोनोएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में दिया है कि उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी जनरेट होता है वो कैसे होता है, वो थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ है। फॉर आइडल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक मतलब पता है कि नहीं? मोनोएटॉमिक मतलब जिसके अंदर सिंगल एटम होता है, वो किसी एटम के साथ और बॉन्डेड नहीं होता है, ओनली सिंगल एटम के साथ बॉन्डेड होता है, उसको मोनोएटॉमिक बोलते हैं। डायएटॉमिक मतलब 2 एटम के साथ, पॉलीएटॉमिक मतलब डिफरेंट बहुत सारे एटम के साथ अगर वो बॉन्डेड होगा तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक। ये सब तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और फिजिक्स का सर हो। ओके, फॉर एन आइडल मोनोएटॉमिक गैस सच एज आर्गन, इंटरनल एनर्जी इज जस्ट द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब पहले बता दे रहा हूँ, इसके अंदर बस इतना सही है। आर्गन क्या है? मोनोएटॉमिक गैस है, और इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी जनरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशन मोशन तो आपको पता है ना। तो जो आर्गन के अंदर जो मोनोएटॉमिक गैस है, उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी जनरेट हो रही है, सब एग्जांपल है दोस्तों, एक तरह से हम लोग ले सकते हैं। जो आर्गन के अंदर जो इंटरनल एनर्जी जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के कारण, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के कारण उस आर्गन के अंदर क्या जनरेट हो रहा है? बताओ। इंटरनल एनर्जी। ओके, आप पॉलीएटॉमिक का एक एग्जांपल दिया, पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल जो दिया हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो इंटरनल एनर्जी जनरेट होता है वो
किस किस के कारण होता है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ओके, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ये तीनों के कारण पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो इंटरनल एनर्जी जनरेट होता है वो किसके कारण होता है? कौन से मोशन के कारण होता है? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तीनों का मतलब आपको पता है। ट्रांसलेशन के कारण, ट्रांसलेशन क्या होता है वो आपको बता चुका हूँ मैं। रोटेशनल क्या होता है ये तो आपने पढ़ा ही है फर्स्ट लेसन, ओके। वाइब्रेशन मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकता है, ये लेसन अभी पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मतलब, ये फोर्थ लेसन में पहले आ गया। तो दोस्तों बस इसमें यही था कि ऑर्गन के अंदर जो मोनोएटॉमिक था उसके अंदर इंटरनल एनर्जी किसके कारण जनरेट होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉलीएटॉमिक है उसके अंदर, पॉलीएटॉमिक मतलब मैं बता चुका हूँ कि जो एटम, बहुत सारे एटम, नंबर ऑफ एटम के साथ क्या हो, बॉन्डेड हो, तो वो मेरे लिए क्या होगा? पॉलीएटॉमिक। और पॉलीएटॉमिक के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो जनरेट हो रहा है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण जनरेट हो रहा है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया हो, यही सब मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक मोशन भी होता है। इसी मोशन के कारण वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी, और वही एनर्जी मिलके क्या हो जाता है? इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो को पीछे बार बार करके देखिए, क्योंकि मैंने बहुत, मुझे तो लगता है कि मैंने समझाया है, बट आपको अगर फिर भी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो, तो पीछे करके एक एक बात अच्छे से सुने, उसको लिख के समझे, अपने आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, आज मैंने देखा जाए तो कुछ नहीं समझाया। थर्मोडायनेमिक्स समझाया, थर्मल इक्विलिब्रियम समझाया, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद फिर इसके बाद मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया था, ABCD वो सब लिखा था, याद है कि नहीं? बॉन्ड, ये थर्मल इक्विलिब्रियम A to B, फिर इसके बाद A to C, फिर B to C सब बताया था, ओके। फिर इसका इंटरनल एनर्जी, फिर इंटरनल एनर्जी, ये बस इतना ही तो बताया, इतने के लिए मैंने इतना टाइम दिया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।